रिक्वेस्ट शुरू करते हैं। तो गाइस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आखिर इस दौरान हुआ क्या था। जब ज़ूकिंग यहाँ पर दौड़ते हुए आता है ना अपने घर पे, जैसे दरवाजा खोलता है तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली भी यहाँ पर दरवाजा खोलते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि ज़ूकिंग आ चुका है, लेकिन गाइस ये हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जैसे मिस्टर ली दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वही मास्टरमैन नजर आता है, यानी कि मिस्टर सन, जो कि मिस्टर ली को देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, काफी टाइम बाद हमारा मिलना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में ज़ूकिंग जब गेट खोलता है तो वही यहाँ का नजारा पूरी तरीके से बदल चुका था। चारों तरफ सब कुछ टूट फूट चुका था और यहाँ पे लग रहा था कि बहुत ही इंटेंस बैटल हुई होगी। ज़ूकिंग निकालकर अपने वेपन को चारों तरफ मिस्टर ली को ढूंढने लगता है। वो यहाँ पे हर एक कमरे को चेक करता है और बस यहाँ पर उसे टूटे फूटे सामान ही नजर आते हैं। तभी किसी के आने की आहट उसे फील होती है और ये और कोई नहीं बल्कि आर्चर और वो लेडी थी। अब इनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। तभी फैंग ज़ूकिंग को बता देता है कि मिस्टर ली की जान खतरे में है। अब उसे पता चलता है कि जो मैसेंजर ऑफ नाइट डोव है ना, वो यहाँ पे आए थे, जो कि कैंप लीडर से कैंप के अंदर ट्रेजर्स के लिए कुछ डील करने के लिए आए थे। उन्हें कुछ खरीद फरोख्त करना था, लेकिन उनका जो चीफ है उसका और मिस्टर ली का कुछ किस्सा रहा होगा, जिसके चलते उसने उनके ऊपर हमला किया। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हम उसके आगे कुछ भी नहीं थे। अब तभी ज़ूकिंग को पता चलता है कि असल में ये वही बंदा है जिसने की मिस्टर ली की जो फियांसे है उसे मार दिया था जान से, और इन्होंने इस बंदे को सजा देने के लिए ना अपनी पूरी कल्टीवेशन को दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी उस इंसान को वो आज भी नहीं मार पाए और वो जिंदा है अभी भी। अब ये सुनकर ज़ूकिंग का भाई सटक जाता है। यहाँ पर उसका सोने से उबाल मार रहा था, वो गुस्से के साथ बिल्कुल ऐसे तिलमिला रहा था और तिलमिलाते हुए ना उन दोनों का नाम लेता है, जो सुनकर यहाँ पे लुआन उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बच्चे तुम इन सबसे दूर हो, तुम उनके मैच के नहीं हो। वैसे भी ये सारा मामला कैंप लीडर से जुड़ा हुआ है और कैंप लीडर जिसे कि जिनगांग सेक्टर बैकअप देता है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही दूसरी तरफ घर के बाहर जो कैंप लीडर है ना, वो अपने लोगों के साथ इन लोगों को हंट करने के लिए घर के बाहर पहुंच चुका था। जैसे कि ज़ूकिंग यहाँ महसूस कर लेता है, वो घुमा के ना अपना ये जो वेपन है चला के सीधा उसकी तरफ मारता है, जहाँ एक सिपाही को पहले ये लगता है, लेकिन फिर भी उसके आर पार होते हुए इस कैंप लीडर को भी लग जाता है। अब वो सभी को इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। सभी लोग टूट पड़ते हैं, जहाँ भाई ज़ूकिंग इनकी ऐसी वाट लगाता है कि मैं बता भी नहीं सकती। भाई उठा उठा के पटक रहा था, ऐसा ब्रूटल मारता, इतना ब्रूटल मारता कि एक एक मुक्के में ना इनका भेजा बाहर निकाल देता है। मतलब ये हड्डी पसली एक करना ये बहुत पुराने टाइम का हो चुका है। लिटरली वो उठा के नया ऐसे मसल रहा था। लिटरली गाइस गेट के उस पार से बस यहाँ सारे सिपाहियों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। ज़ूकिंग यहाँ सारा गुस्सा इन पे उतारने लगता है और तभी इन सब की बॉडी हवा में उड़ते हुए कैंप लीडर के सामने जा गिरती है। अब कैंप लीडर बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन जैसे गेट खुलता है तो एक सिपाही को दिखकर ये राहत की सांस लेता है कि चलो एट द एंड इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल ये सिपाही अपना गर्दन पकड़ के ना खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी जमीन पे जा गिरती है और तभी ज़ूकिंग उसके पीछे से आता है और उसे आता हुआ देखकर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर सन ने सब कुछ किया है, वो मिस्टर ली को कैंप लीडर के मेंशन पे ले गए हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ज़ूकिंग उसे निपटा देता है। अब इन्हें देखकर जो फैंग है और लुआन है वो कहने लगती है कि हमने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन चाहे जो हो जाए जो कैंप लीडर का सुप्रीम आदमी है उसका सामना ये नहीं कर सकता। वो तो असल में की कंडेंसेशन के 9th लेवल पे है, हमें हर हाल में उसके साथ जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर को ना कैंप लीडर का जो मेंशन है यहाँ पे बंदी बना के रखा था। अब उन्हें अपने विजन्स में ना बार बार अपनी जो फियांसे है उसके ही विजन्स आए जा रहे थे, जहाँ पे वो बार बार देखता है कि कैसे मिस्टर सन ने उसके फियांसे की जान ले ली। अब क्या यहाँ पे हमें पता चलता है कि सालों पहले जो इनके बीच एक जंग हुई थी ना, खूनी जंग, उसमें यहाँ पर मिस्टर सन ने ना अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी मौत को फेक करार किया, जिसके चलते उसकी सारी कल्टीवेशन भी उसने दांव पे लगा दी और उसका चेहरा भी आज इतना ज्यादा भयानक हो चुका है। अब यहाँ पे वो उसे ताओ हांग के पास्ट के बारे में बताने लगता है, जिसके चलते मिस्टर ली को बहुत पेन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ूकिंग है वो सीधा मेन स्ट्रीट में आ जाता है कैंप के। अब मिस्टर ली को यहाँ मिस्टर सन बताने लगता है कि चिंता मत करो, वो जो लड़का है ना जो आजकल तुम्हारी फैमिली बन गया है, उससे भी हम यहाँ पे स्वागत करने के लिए कुछ लोगों को भेज चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग मेन स्ट्रीट के ना सब लोग अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और ये सारे लोग ज़ूकिंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और मिस्टर ली यहाँ मिस्टर सन से कहता है कि उसे दूर रखो इन सबसे, जो कुछ भी है तुम्हारे और मेरे बीच है। लेकिन मिस्टर सन जिसका भाई चेहरा ही इतना ज्यादा भयानक है, वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे फियांसे को मैंने तड़पा के मारा था इसे भी मारूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर वही वायरस वाले जो इंसेक्ट थे ना वो इसे पिला देता है, जिसके चलते उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। कहता है कि जब वो यहाँ पे आएगा ना, वैसे भी आ तो सकता नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे और मजा आएगा। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि अब देखना बहुत ही जल्द तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे कि बस मुझे मार दो, इतना ज्यादा तुम्हें पेन होगा। वही दूसरी तरफ ज़ूकिंग भाई रूथलेस की हद पार कर देता है। ये अपने वेपन से इनकी कहां अटैक करता है, मतलब सीधा जाके या तो फोरहेड पर या तो आंख पे कहां नहीं मारता और एक बार में ही सबको निपटा देता है। यहाँ पे जैसे ज़ूकिंग फर्स्ट बैच को क्लियर करता है, ऐसे ही बाद में फिर और सारे लोग उसे मारने के लिए आ चुके थे। अब की कंडेंसेशन के लेवल 8 के ना 2 कल्टीवेटर को और भेजा था उसने, ताकि अगर ज़ूकिंग सर्वाइव कर जाए तो ये लोग उसका काम निपटा दे। और वो लोग ज़ूकिंग के स्किल्स को देखकर बिल्कुल ही स्पीचलेस हो चुके थे, लेकिन इन्हें पता था कि हम फिर भी इसे निपटा देंगे। अब यहाँ पे जो एक बंदा था ना
वो इनमें से असल में वाइस लीडर था इसी नाइट ऑफ स्क्वाड का, और वो कहने लगता है कि हम दोनों में पहले कौन जाएगा बताओ। यहाँ पे ये सुनकर वो बंदा चुप रहता है। तभी यहाँ जो वाइस लीडर है वो कहने लगता है कि अरे चुप क्यों हो, ये तो तुम्हारे जिनलॉन्ग सेक्ट की टेरिटरी है ना, और जो कैंप चीफ है वो तो तुम्हारे सेक्ट का एक एल्डर है। नेचुरली तुम्हें ही पहले जाना चाहिए क्योंकि तुम नए एल्डर हो। अब जिनलॉन्ग सेक्ट का ये एल्डर वो उसकी बात मान जाता है, और हमें भी बताया जाता है कि ये बंदा भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। बातों बातों में ना ज़ूकिंग दूसरे बैच को भी निपटा चुका था, और फिर इन दोनों की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है कि चुपचाप नीचे आओ। अब यहाँ जो जिनलॉन्ग सेक्ट का एल्डर था वो कहने लगता है कि सर इसके हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पे हमें चुनौती दे रहा है जबकि हमारे कैंप के टुकड़ों में पलता हुआ अब तक बड़ा हुआ है, और यहाँ हमें आग दिखा रहा है। अब यहाँ पे वो अपनी पावर्स को अनलीश करता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो ऐसे फेक टेक्निक का यूज करता है जिसके चलते वाइन एलिमेंट की बातों से वो हवा में फ्लो करता है, लेकिन दूसरों को यही दिखाता है कि भाई मैं तो फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पे हूँ, तभी तो मैं इतनी आसानी से हवा में उड़ पा रहा हूँ। लेकिन ज़ूकिंग भी पूरी तरीके से तैयार था। उसके हाथ में ये स्टोन देख पा रहे हो ग्रीन कलर का, अब तुम देखना भाई क्या बवाल मचाएगा ये। वही दूसरी तरफ यहाँ जो कैंप लीडर जो कि यहाँ पे लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, वो यहाँ पे खुश था और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि आधे घंटे यानी कि 30 मिनट के अंदर ही ये दोनों जो की कंडेंसेशन के एडवेल लेवल पे है ये दोनों मिलकर पलक झपकती से मसल के रख देंगे। लेकिन यहाँ पे ज़ूकिंग हवा में जंप करता है और जाके एक पंच जड़ देता है। अब यहाँ वो बंदा इसे रोक लेता है, लेकिन वो सरप्राइज था कि इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। अब तभी ज़ूकिंग इसे पॉइजन कर देता है जिसके चलते ये दोबारा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर जो नाइट ऑफ स्क्वाड का जो वाइस कमांडर है यानी कि जो वाइस लीडर है वो कम्प्लीटली शॉक्ड था। तभी यहाँ वो बंदा घुटनों के बल रेंगने लगता है, उसका चेहरा बिल्कुल हरा पड़ चुका था। अब ज़ूकिंग इसकी मुंडी को पकड़ता है और जो नाइट ऑफ स्क्वाड का वाइस लीडर था इसके नजरों के सामने इसके साथी का ना ऐसा खेल खत्म कर देता है। भाई इतनी बेरहमी के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते, और भाई बंदा लड़ते लड़ते भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ जो वाइस लीडर था वो कहता है कि तुम्हारा ये मामूली सा पॉइजन मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब इन दोनों के बीच कॉम्बैट शुरू हो जाता है, और यहाँ ये सीन जब ये बंदा अपनी डैगर को उसके पेट में घुसा देता है ना, तो ज़ूकिंग पकड़ते साथी से अपने पेट से बाहर निकालता है और इसी कंडीशन में जोर से एक तगड़ा वाला हेडबट मारता है इसे, और फिर इसे गर्दन से पकड़ के इसी के हाथ से इसके डैगर से इसे मारने को जाता है। लेकिन ये बंदा भी पूरा फोर्स लगा रहा था, तो ज़ूकिंग ना इसके कान को काट लेता है। बस फिर क्या ये लूज हो जाता है और ज़ूकिंग इसी के हाथ से इसकी जान ले लेता है। अब यहाँ मिस लुआन और जो फेंग आते हैं ना, तो ये नजारा देखकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब भाई बाकी सारी फौज टूट पड़ती है ज़ूकिंग को रोकने, लेकिन यहाँ पे वो जो पर्पल क्रिस्टल था ना वो उसके सारी इंजरीज को हील करना शुरू कर देता है। अब यहाँ जो कैंप लीडर का मेंशन था और जहाँ पर की ट्रेजर रीडर्स भी रहा करते थे, यहाँ पे सभी को कैद करके रखा गया था, और अचानक से इनके दरवाजे पर एक जोर की आवाज होती है। सबका ध्यान उस हो जाता है, एकदम से काफी सारे वेपन से इन सब के ऊपर हमला हो जाता है। अब यहाँ कैंप लीडर को बचाने के चक्कर में काफी सारे सिपाही ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, और जब सभी लोग गौर से देखते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है, तो भाई कूल वे में एकदम कूल डूड की तरह एंट्री मारता है अपना ज़ूकिंग, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पर तभी ज़ूकिंग की नजर जब मिस्टर ली पे जाती है ना, उनका ये शरीर देखकर जिसमें हजारों घाव के निशान और इतनी बेदर्दी के साथ जब वो उसे देखता है ना ऐसे टंगा हुआ, उसका यहाँ पे खून खौल होता है। बंदा रोने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सा इतना था कि वो एक फीलिंग पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से से दांत पीस रहा था। आंखों में आंसू आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्से से वो यहाँ दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसे वो सारी मेमोरीज याद आती है जो मिस्टर ले के साथ उसने बिताए थे, कि कैसे उसका कोई नाम नहीं है लेकिन मिस्टर ले उसे बच्चा कह के बुलाते थे, और बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ट्रीट भी किया है, हर मुश्किल में उसका साथ दिया है। अब यहाँ पे ज़ूकिंग दर्द के मारे इतनी जोर से चिल्ला उठता है कि उसकी सटक चुकी थी, क्योंकि इस ब्रूटल वर्ल्ड में जहाँ पर हर कोई बस अपने लिए जीता है, मिस्टर ली ने हमेशा उसके लिए पहले सोचा है। अब यहाँ पे जो कैंप लीडर था यानी कि जो सुप्रीम लीडर है, वो यहाँ पे कहने लगता है कि ये सारे एक नंबर के लूजर्स हैं, इनसे एक बच्चा नहीं हैंडल हुआ। वो यहाँ ज़ूकिंग के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन ज़ूकिंग ऑलरेडी अपने वेपन के ऊपर उस पॉइजन की कोटिंग करते हुए उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन ये असल में एक मॉन्स्टर और एक हाफ ह्यूमन है, जो कि अपने केकड़ा जैसे जो इसके टेंटिकल्स होते हैं ना, या फिर हाथ कुछ भी कह लो, उससे दबोच लेता है। उस दौरान मिस्टर ली को गले से पकड़ते साथ ही लटका देता है। ज़ूकिंग को उसकी फिक्र होती है क्योंकि उसे बचाना था। वो यहाँ पर अपने उसी वेपन से हमला कर देता है, जिसके चलते ये बंदा भी उसे पटक लेता है। अब यहाँ तभी इस बंदे के बॉडी के अंदर पॉइजन का असर दिख रहा था, लेकिन ज़ूकिंग हवा में जंप करते हुए मिस्टर ली को बचाने के लिए अपने पावर्स का यूज करता है, जिससे मिस्टर सन का वो हाथ जिससे उसने मिस्टर ली को पकड़ के रखा था अचानक से वो बर्न होने लगता है, और मिस्टर ली उससे छूट जाते हैं। लेकिन ज़ूकिंग सबसे पहले मिस्टर सन के ऊपर अपने डैगर से हमला करते हुए सीधा जाकर तेजी से नीचे गिर रहे मिस्टर ली की बॉडी को ना थाम लेता है। यहाँ पे मिस्टर ली, जिनकी भाई हालत मेरे से तो देखी नहीं जा रही, इनकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, बूढ़ी हड्डियां बिल्कुल, मतलब जैसे उनकी जो चमड़ी और जो हड्डी है ना वो बिल्कुल एक हो चुकी थी, हर जगह
कील करे हुए थे और यहाँ बॉडी पर जख्म के इतने निशान, यहाँ पे जो उनकी बच्ची कुछ कल्टीवेशन जिसके चलते अब तक ये जिंदा थी ना वो तक ड्रेन हो चुकी थी। ऊपर से वो वायरस और जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ था वो सब कुछ नजर आ रहा था। यहाँ पे बिल्कुल जान नहीं बचा था, लेकिन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में वो जू किंग का नाम लेते आए, बच्चे तुम आ गए। अब यहाँ पे लुआन और फैंग भी आ चुके थे जो कि मिस्टर ली को यहाँ से ले जाते हैं। जू किंग के नजरों के सामने उनके साथ बिताए सारे पल आते हैं। वो जानते हैं कि उनकी हालत किस हद तक बिगड़ चुकी है। अब यहाँ वो जो उसका वेनम जैसा जो उसका दोस्त था ना, यानी कि वही एलियन टेंट, यहाँ पे वो उसके पास वापस जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे जो मिस्टर सन था वो उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पास ये कैसे आ सकता है और ये इसकी कमांड कैसे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मिस्टर सन तभी अपनी ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए जमीन से काफी सारे जो बीस्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे इन्हें बाहर निकाल कर कहता है कि तुम उसे कभी नहीं बचा सकते। अब यहाँ पे ये जो घोंसली फिगर्स थे ये एक साथ जू किंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ जू किंग जो कि अपनी की और ब्लड फॉर्मिंग शैडो का यूज करने लगता है, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल अपने पीक पे आ चुका था जहाँ पर उसे हर चीज बस सोचने की देर थी। वो दुनिया को एक अलग की नजर से देख पा रहा था, उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। और मिस्टर सन जब ये देखता है कि ये अपने की और ब्लड को एक साथ फॉर्म कर रहा है जो कि एक परफेक्शन लेवल की टेक्निक है और ये तभी यूज कर सकता है कोई जब वो की कंडेंसेशन के बिल्कुल परफेक्शन लेवल पे जब तक ना पहुंच पाए। यानी कि जू किंग ने एक और बार ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन इसे यही लग रहा था कि ये अभी भी उसी लेवल पे है। अब जू किंग की भाई बस तुम वार देखना और मार देखना। गाइस वो इतनी तेजी से एक्सेलरेट करता है कि उसके इम्पैक्ट से उसके ऑरा से ही जो ये घोंसली फिगर्स थे ना भाई ऐसे चुटकियों में वो नथिंगनेस में बदल जाते हैं। अब जू किंग तेजी से जंप करते हुए इसके सामने आ जाता है। अब उसे देखकर यहाँ पे मिस्टर सन अपने ब्लड आर्मर तलिस्मान को एक्टिवेट करता है, एक शील्ड को बना लेता है और जू किंग का फिस्ट सीधा शील्ड से टकराता है और भाई उसके फिस्ट का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि उसके बैरियर को वो तोड़ देता है एक पंच में ही। अब दूसरा लेयर था उसे भी वो दूसरे पंच से तोड़ देता है। इस दौरान मिस्टर ली की हर एक बात उसे याद आती है, जहाँ वो बताता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और सॉन्ग टाउन सिटी में एक अच्छा सा घर ढूंढ के वहाँ साथ रहेंगे। अभी ये याद करते हुए जू किंग और ज्यादा इमोशनल था, जिसके बाद वो एक फाइनल मुक्का सीधा इसके पेट में चढ़ता है। मिस्टर सन का ना बिल्कुल सन बुझा देता है, वो इतने जोर का ये मुक्का पड़ता है, खून निकल जाता है इसके मुंह से, जिसके बाद वो इसके मुंह पे एक घूंसा मारता है, इसके हाथ को पकड़ के मसल देता है, घूंसे में हवा में उठा देता है, फिर हवा में जाकर एक जोर का ऐसे कोहनी मारता है इसके पेट में, जिसके बाद जमीन पे जैसे वो गिरता है वहां पर ले जाके रगड़ रगड़ के मारता है। और मिस्टर ली ने सेकुलेशन की लाइफ को चूज किया, लेकिन फिर भी तुम उनसे उनकी ऐसी कंडीशन में भी फाइट करने आ गए। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बोल, आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? यह कहते हुए वो उसे इतना मारता है ना, इतना मारता है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो कि कैद थे, जिनमें एक छोटा सा बच्चा था जिसकी बहन उसकी गोद में थी, वो भी ये देख के हैरान था। यहाँ मार मार के इसका खून निकाल देता है, बिल्कुल नक्शा बदल चुका था और जूकी का पूरा फेस ना उसके खून से कवर हो चुका था। और फिर उसे वापस से मिस्टर ले की बातें याद आती है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि वो अपने आखिरी दिनों में थे, वो सुकून से रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी तूने उसे नहीं छोड़ा। उनकी पूरी जिंदगी दर्दनाक रही, कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ आखिरी पल थे जब वो दुनिया से जाने वाले थे, तुझसे ये भी नहीं देखा गया। ये कहते हैं भाई वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, मार मार के इसकी मतलब चेहरे की जो हड्डियां होती ना, उसका ये जो स्कल होता है इस तक को उसने तोड़ दिया था। मतलब मिस्टर सन जिसने कि मिस्टर ली को कितना तड़पाया, अभी वो पॉइजन दिया फिर न क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब जू किंग को मारता है ना, मतलब इस बंदे को मारता है, तो भाई उसके आगे इसका कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे जू किंग एक फाइनल पंच मारता है और ये पंच इतना तगड़ा वाला था कि इससे मिस्टर सन का चैप्टर भी खत्म और आसपास का ये जो एरिना था ना ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गाइस समझ रहे हो की कंडेंसेशन है, अभी कहाँ सोल फॉर्मेशन, कहाँ आगे की कल्टीवेशन, कुछ नहीं। इतना ब्रूटल अगर कोई इस लेवल से है तो अगर सोचो आगे चल के ये स्टोरी कितनी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। और गाइस अगर तुम भी मेरी तो एक एक्शन लवर हो तो भाई तुम्हें भी ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तुमने से जिन लोगों ने रेनेगेड मोटो का देखा हुआ, तो जब वायलिन के पेरेंट्स को मार दिया जाता है तो वो कैसे अपने फैमिली का बदला लेना चाहता है, मतलब कुछ उस टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये अपने लेवल पे ये भी अलग इश्यूज है। अभी यहाँ उसका खेल खत्म करने के बाद जू किंग मिस्टर ली की बस बातों को ही याद किया जाता है और मन में बस उसकी एक ही इच्छा होती है कि काश वो उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता पाता। अभी यहाँ पे जिनलोंग सेक्ट का ये जो एल्डर था ना, वो यहाँ पे अपने उस पॉइजन को जैसे तैसे न्यूट्रलाइज कर लेता है और यहाँ जू किंग से सुलह करने की बात करता है, लेकिन जू किंग जैसे यहाँ पे इसे हल्का सा दिखाता है ना कि मैं कमजोर हूँ, तो ये बंदा उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन जू किंग डैगर निकालता और इसका खेल खत्म। इसका निचला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, पर तभी अचानक से इसके पेट से इसका ये जो बीस्ट वाला फॉर्म है ये बाहर आने लगता है, जो कि एक 3 हेडेड बीस्ट था जिसका नाम ग्रीड, हेटरेट और डिल्यूजन। अब यहाँ ये असल में इस कैंप लीडर का जो बीस्ट अवतार है इसका स्ट्रेंज फॉर्म है, जिसके बाद तीनों एक एक करके कहने लगते हैं कि आज इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसने हमें बहुत मजबूर किया है, इसकी बॉडी के हर एक टुकड़े को नोच खाएंगे। ये कहते हुए जैसे ही रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं जू किंग, जो कि यहाँ कुछ वो अब अपने आप पे ही छोड़ देता है और यहाँ अगले ही पल जो ब्लेड ऑफ ताइकांग है, यानी कि वो जो ब्लेड इंटेंट है उसे वो मैनिफेस्ट कर देता है, जहाँ उसका जाइंट सा फॉर्म हम देख पाते हैं। और फिर दौरान वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही स्लोली गुजर रहा हो, जबकि यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर था वो तेजी से इसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जू किंग अपने उस ब्लेड इंटेंट को अपने हाथ में फॉर्म कर चुका था। तो मोमेंट की
बंदा जंप करते साथ इसके ऊपर हमला करता है ना, तभी यहाँ पे जूकिंग वॉक करता है और सीधा हवा में जंप करते हुए अपने हाथ को एज अ ब्लेड की तरह यूज करते हुए बिल्कुल मक्खन की तरह ना इसकी शरीर के आर पार चला देता है। और ये बिजली की स्पीड से होता है, इतनी तेज कि जूकिंग अलग जाके खड़ा हो जाता है। इस बंदे को लग रहा था कि है कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे वो पलट के कहता है कि लड़के तेरे पास स्किल है, लेकिन अब तो यहाँ पर अपनी जरा सी भी पावर का यूज नहीं कर सकता, तुम मरेगा। और अगले ही पल वो देख पाता है उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, उसके गले में क्रैक पड़ जाते हैं और तभी वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि तेज बिजलियां कड़कती है, इस कदर उसने ये काम किया था। और तभी उसके ब्लेड इंटर्न का जो इम्पैक्ट होता है वो आसपास के जितने भी बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिसके अंदर लोगों को कैद करके रखा गया था, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सभी लोग आजाद हो जाते हैं। और यहाँ पे कैंप लीडर की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। अब यहाँ जैसे कैंप लीडर मरता है ना, तो उसका जो ऑरा होता है वो सभी को फील होता है, सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर मेंशन में चल क्या रहा है। लेकिन अगले पल इन सभी के जो घर वाले होते हैं वो लोग तेजी से दौड़ते हुए इनकी तरफ आते हैं। जूकिंग मिस्टर ले के पास जाता है जो कि आखिरी सांसें लेते हैं, और तभी वो उन्हें अपने कंधों में उठाकर कहने लगता है कि सभी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे वो छोटा बच्चा जूकिंग को बड़ा भाई कहते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे पीने के लिए कुछ देता है। अब जूकिंग यहाँ से चला जाता है मिस्टर ले को लेकर, ताकि उनके अंतिम समय में वो उसके साथ रहे। अब उसे जाता हुआ देखकर लुआन उससे पूछती है कि क्या हम फ्यूचर में मिलेंगे, जिस पे जूकिंग मिस्टर वी की कही बात कहता है कि जब तक हम जिंदा है तो फ्यूचर में मौके बहुत है और हम जरूर मिलेंगे। कभी यहाँ पर चलते चलते ये लोग रेगिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टर ली को होश आता है, वो बताने लगते हैं कि बच्चे पता है मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम और ताओहोंग दोनों थे। तुम मेरे सपने में भी बहुत अच्छे बच्चे थे जो कि हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। सच में कितना अच्छा सपना था, और अफसोस की बात है कि मेरा यह सपना टूट गया। मिस्टर ले को लेकर अब वो फॉरबिडन लैंड के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसके पास मौजूद जो पर्पल एमेथिस्ट है। जूकिंग जानता है कि इनकी जिंदगी बिल्कुल ना के बराबर बची हुई है और इस वक्त ये भी काम नहीं करने वाला। जूकिंग जानता है कि फॉरबिडन लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने प्यार से मिल सकते हैं, तो वो एक चेरी ब्लॉसम जैसे दिखने वाले पेड़ के नीचे ले जाके उन्हें वहाँ पे लेटाता है, जहाँ पर वो पीने के लिए कुछ मांगते हैं। जूकिंग उन्हें वो पिलाता है और कहने लगते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस मुझे डर ये लगता है कि कहीं मैं अकेले में ना मरूं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मरते वक्त एटलीस्ट मेरे आसपास वो लोग हों जिन्हें कि मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ। और शुक्र है कि मेरे पास पीने के लिए भी कुछ है और मरते वक्त एक ऐसा इंसान भी है जैसे कि मैं जानता हूँ, है ना। एटलीस्ट मुझे इस लाइफ में तो कोई भी रिग्रेट नहीं है। जूकिंग उसकी बातें सुन के ना रोने लगता है। तभी मिस्टर ली इसका हाथ थामते हुए कहते हैं कि बच्चे रो मत, तुम्हारी जिंदगी तो बस अभी शुरू हुई है, जाओ इस पूरी दुनिया का एक्सप्लोर करो। तभी वो पीने के लिए कुछ और मांगते हैं। जूकिंग वापस से एक पत्ते में डाल के उन्हें पिलाने चाहता है, पर तब तक मिस्टर ली का अंतिम वक्त आ चुका था। वो कहने लगते हैं कि देखो वो आ गई मुझे लेने। ताओहोंग क्या तुम मुझे लेने आई हो? देखा मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और अब से मैं वादा करता हूँ कि हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए वो अपना हाथ सामने की ओर उठा लेते हैं और अगले ही पल एक फूल सीधा उनके हाथों के ऊपर आके गिरता है, और बस उसी मोमेंट इनकी आंखें और जुबान दोनों वहीं ठहर जाती है। जूकिंग समझ आता है कि अब वो नहीं रहे, वो उनकी आंखें बंद करने जाता है कांपते हुए हाथ के साथ। अब जिसके बाद बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे एक इंसान को दफनाया जाता है, वो सारी प्रोसेस को करना शुरू कर देता है। उनके लिए मिट्टी खोदता है, उसे लिटाता है और फिर मिट्टी से उसकी बॉडी को कवर कर देता है, और फिर एक स्टोन को काट के ना उनका टॉम स्टोन भी बनाता है जिसपे मिस्टर ले का वो नाम भी लिखता है। यहाँ पे उसे याद आता है कि मिस्टर ले ने कहा था कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना उन्हें टॉम स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उन्हें याद रखने वाला कोई भी नहीं। लेकिन मिस्टर ले की ये बात सुनकर ना आज यहाँ पे वो रिप्लाई देता है कि भले ही स्कैवेंजर्स को कोई याद नहीं रखता हो, लेकिन आपको याद रखने वाला अभी भी जिंदा है, मैं हूँ। अब जिसके बाद वो उनके टॉम स्टोन के ऊपर ना अपना सिर लगाकर काफी देर तक उन्हीं के साथ रहता है, और फिर फाइनली वो यहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में उसे बहुत सी उनकी यादें आती है, जिसके बाद वो उस घर में जाता है जहाँ पर कोई पहले उसका इंतजार किया करता था, उस रूम में जाता है जहाँ पर खाना बनाया जाता था, लेकिन अब सब कुछ सन्नाटे में है। अब वो उस टेबल पे जाके बैठ जाता है, उनकी यादों को सोचता है, बट सडनली एक खांसता हुआ पर्सन उसके सामने आता है, जो देखकर जूकिंग जैसे उसकी तरफ देखता है तो ये मिस्टर ले के वो देख के हैरान था। अभी मिस्टर ले कहने लगते हैं कि न जाने ये लड़का कहाँ रह गया, इतनी रात हो चुकी है अब तक घर नहीं आया है, आने तो इसे, आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अब यहाँ पे वो गेट की तरफ देखता है लेकिन तब भी जूकिंग नहीं मिलता उसे, और जैसे टेबल पे उसे देखता है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम आ चुके हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ पे जूकिंग उनसे बात करने जाता है और वो कहने लगता है कि देखो मेरे पास मत आओ, जाओ जाके पहले हाथ मुंह धो और खाना लगाओ। जूकिंग को लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है, वो बार बार उनकी तरफ देख रहा है, फिर खाना लगाने भी जाता है लेकिन फिर से पलट के देखता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या देख रहे हो, जाके खाना लगाओ। अरे मैं तो भूल ही गया, घर में खाने का तो कुछ है ही नहीं, चलो ठीक है आज से तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगा। अब वो यहाँ पर उसे प्रॉपर गाइड करते हैं। जूकिंग बार बार उनकी तरफ देखता है, जो कुछ भी वो बताते हैं बिल्कुल उन्हें फॉलो करते हुए खाना बनाता है। अब मिस्टर ली कहने लगते हैं कि बच्चे एक बात याद रखना, तुम्हें आज से खुद का ख्याल रखना है, हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुद बना के खाना है, और यहाँ अच्छे बच्चों की तरह रोज भरपेट खाना खाना है और अपना ख्याल रखना है। जिसमें वो हाँ में जवाब देता है। अब खाना बन के रेडी हो चुका था, जिसके बाद वो उसे ले जाते हुए कहता है कि खाना तैयार है मिस्टर ली, और जैसे ही पलटता है तो यहाँ पे मिस्टर ली नहीं थे, और यहाँ जाके रियलिटी इतनी जोर से हिट होती है ना कि
कि इसे देखकर भाई मुझे तक रोना आ जाता है। इसका चेहरा देखो, आंखों में आंसू थे, वो समझ आता है कि उसकी फीलिंग्स ने उसके साथ स्कैम कर दिया यार। और अब जो वो बिलक बिलक के रोता है ना, वो देखने लायक था। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका था। जिसके बाद जहाँ पे मिस्टर ली को उसने दफनाया था, वो वापस से वहां चला जाता है, वहां बैठ के रोने लगता है। और तभी यहाँ पे उस लेडी का दिया हुआ वो जो कैंडी था ना, उसे वो निकालता है। इसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था, यानी कि इस लड़की की माँ ने, कि जब भी दिल उदास हो तो कैंडी खाया करो, इससे तुम्हें खुशियां मिलेंगी। अब वो इसे खाता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी रोता रहता है और बहुत बुरी तरीके से रोता है। उसका चेहरा बिल्कुल आंसुओं से ना ऐसे नहा चुका था और बस मन में कहता है कि मिस्टर ली, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त आराम से सो रहे होगे, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब इस कहानी शिफ्ट होती है और हमें माउंटेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनगांग सेक्टर का हिस्सा है। और यहाँ जो चीफ है ना जिनगांग सेक्टर का, जो कि फुल परफेक्शन ऑफ की कंडेंसेशन के लेवल पे है, वो यहाँ पर अपने दो एल्डर्स को, जिनका नाम एल्डर ली और एल्डर चेन है, और ये दोनों ही की कंडेंसेशन के 9th लेवल पे हैं, इन दोनों को वो तहकीकात के लिए स्कैवेंजर स्कैम के पास भेज देता है और 24 घंटे का बस टाइम देता है। हर हाल में उसे ज़ूकिंग का सर चाहिए था। अब तभी यहाँ इनके ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे है, और ये असल में जिनगांग सेक्टर के ग्रैंड मास्टर है, जो कि आते साथ ही थ्रोन में बैठ जाता है। सबके सब इसके सामने नतमस्तक हो चुके थे। तभी ग्रैंड मास्टर बताने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे पीछे इतना सब कुछ तुम लोग कर लोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। यहाँ पे सभी लोगों से माफी मांगते हैं, स्पेशली जो सेक्ट लीडर है, वो कहने लगता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, असल में हमारे पास ज्यादा एल्डर्स नहीं है, तो बस हमने यहाँ पर सफर से काम किया, लेकिन अगर हमने एक बार स्ट्राइक किया ना, तो फिर पूरा यकीन है कि उस लड़के का कुछ भी नहीं बचने वाला। जिसने यहाँ ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि आखिर तुमने इस लड़के को समझ के क्या रखा है, ये हमारे ही बीच से निकला है और इसने आते साथ ही 6 दिनों के अंदर 2 एल्डर्स को निपटा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली पर्सन है? अब यहाँ पे वो सीरियस हो जाता है, बताने लगता है कि जो एंशिएंट स्क्रोल्स है उसने जो पैराग्राफ लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके जैसे पर्सन को या तो हमें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त बनाना चाहिए, या फिर अपनी पूरी जी जान लगाकर इसे खत्म कर देना चाहिए। और जिस प्लान को फॉलो करते हुए तुम इस वक्त चल रहे हो ना, ये सरासर बचकाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके आगे क्या होगा अगर तुम ऐसे ही अपने प्लान को फॉलो करते रहे। तुम यहाँ 2 एल्डर को भेजोगे उस लड़के को मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो अकेले इन दोनों की वाट लगा के रख देगा, जिसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और तुम भी पागलों की तरह एक्ट करते हुए खुद इसका सामना करने जाओगे और फिर तुम भी उसके हाथों मारे जाओगे। ये कहते हुए वो अपना प्रेशर इन सबके ऊपर डालने लगता है, लेकिन जब तक मैं तुम लोगों को बचाने के लिए चाहूंगा तब तक वो ऑलरेडी यहाँ से चला जा चुका होगा, और जब वो सालों बाद ये वापस आएगा तो ये मेरी भी जान ले लेगा। तब तुम बताओ मैं इतने घटिया प्लान को कैसे आगे बढ़ने दे सकता हूँ। यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है वो माफी मांगकर कहता है कि प्लीज ग्रैंड मास्टर, हमारी इस हरकत के लिए हम माफी चाहते हैं। अब तभी वो इन्हें ट्रैकिंग तिलिस्मान देते हुए उन दोनों एल्डर से कहता है कि जाओ जाके उसे ढूंढो और एक बार वो मिल जाए बस तुम लोग मुझे इन्फॉर्म करना। अब यहाँ पे वो उन दोनों को ऑर्डर दे देता है, वो लोग चले जाते हैं और सेक्ट लीडर से ग्रैंड मास्टर कहता है कि आइंदा ऐसी बचकाना हरकत करने से पहले 10 बार सोचना, और फिर वो अपनी जर्नी टू इमॉर्टैलिटी वाली बुक को रीड करने लगता है। अब यहाँ हम ज़ूकिंग के उसी एलिक्सर हट को देख पाते हैं, जो कि असल में घोस्ट फेस्ड फॉरबिडन जोन के पास मौजूद है, जहाँ पे वो मास्टर बी के मेथड को फॉलो करते हुए व्हाइट एलिक्सर्स को बनाने में लगा हुआ था, लेकिन अभी भी 5 हर्ब्स की कमी पड़ रही थी। तो यहाँ वो दिमाग लगाता है, सोचता है कि जो सिमिलर हर्ब्स हो मैं उनको यूज करूंगा। अब वो यूज करता है तो यहाँ पर वो एक ब्लैक एलिक्सर को बनाता है, जैसा कि वो एक बीस्ट के ऊपर जब ट्राई करता है ना, तो ये भी बिल्कुल व्हाइट एलिक्सर की तरह ही काम करता है, लेकिन उतना परफेक्टली नहीं। और ये अच्छे से काम कर रहा है तो ज़ूकिंग इसे ब्लैक एलिक्सर का नाम देता है और इसे अपने पास रख लेता है। अब ज़ूकिंग जानता है कि उसे किसी ऐसे सेक्टर को ज्वाइन करना होगा जो कि जिनगांग सेक्टर को अच्छी खासी टक्कर दे, तो वो यहाँ पर अपने पास से उसी टेलीपोर्टेशन टोकन को निकाल कर सोचता है कि आखिर वो कहाँ जाए। तभी उसे क्यूशुटोंग सिटी का ख्याल आता है और वो निकल पड़ता है उसी ओर। इस दौरान रास्ते में ज़ूकिंग को फील होता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं कि ये वही 2 एल्डर्स हैं। यहाँ पे ज़ूकिंग के ऊपर ये लोग हमला भी कर देते हैं और ज़ूकिंग यहाँ पे पॉइजन गैस का यूज करते हुए यहाँ से तेजी से एस्केप करता है और टाइक्यू सिटी की ओर बढ़ने लगता है। अब एल्डर ली जो कि उसे फॉलो करते हुए आगे जाता है, लेकिन एल्डर चेन उसे मना कर देता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर के ऑर्डर को हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि वो खुद उसे मारना चाहते हैं। जिसपे वो कहता है कि तुम शायद ग्रैंड मास्टर की बातों को ना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, वो कुछ ज्यादा ही इस बंदे को भाव दे रहे हैं, इतना भी कोई खास नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर चेन है वो फिर भी ग्रैंड मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ूकिंग जो कि यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाता है और यहाँ पर उसी माउंटेन रिवर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में मौजूद ये जो एलियन टेंट है ये और ज्यादा डेंस होता चला जाता है। अब यहाँ पे ज़ूकिंग समझ पा रहा था कि वो जो शैडो है ना, वही वेनम जैसी चीज वो इस एलियन टेंट को लगातार अब्सॉर्ब करता है। अब यहाँ पे देखना ये था कि इसकी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से अब्सॉर्ब करती है या फिर ये जो शैडो है वो इस एलियन टेंट को अब्सॉर्ब करता है। अब दोनों ही काम में लग चुके थे और तभी ज़ूकिंग यहाँ पे फाइनली जो की कंडेंसेशन है उसके 7th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, लेकिन जो एलियन टेंट है ना वो भी कम्प्लीटली गायब हो चुका है। अब यहाँ जो कोई शैडो है वो मैक्सड आउट हो चुकी है। अब ज़ूकिंग इस बंदे का सामना करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ दोनों के बीच तगड़ी वाली बैटल होती है और ज़ूकिंग इसके हाथ से ना इसका जो वेपन है उसे काफी दूर फेंक देता है और पलक झपकती अपनी स्किल का यूज करते हुए वो इसको निपटा भी देता है। अब तभी यहाँ पर जो इनका ग्रैंड एल्डर है
वो आ जाता है। अब यहाँ ग्रैंड मास्टर आते साथ ही हमला कर देता है और कहता है कि अब तेरी जिंदगी ना मेरे हाथों में है। अब आते साथ ही ये ओल्ड मैन अपनी जाइंट से बॉडी को मैनिफेस्ट करते हुए काफी सारे गोल्डन बेल के जरिए से उसके ऊपर हमला करता है। वो भागते हुए सोचता है कि मुझे किसी की मदद लेनी होगी, तो वो सोचता है कि क्यों ना फोरबिडन जोन के इन एलियन टेंट्स का यूज किया जाए। बस फिर क्या, वो एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो अपनी शैडो की पावर का यूज करते हुए यहाँ पे इन लोगों को समन कर लेता है, जो देखकर इवन की ये ग्रैंड मास्टर भी शॉक्ड था कि वो उसके जरिए से खुद समन कर सकता है फोरबिडन जोन के इन घोंसले फिगर्स को, यानी कि इन एलियन टेंट्स को। अब ज़ू किंग इस मौके का फायदा उठा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो एल्डर चैन था वो उसका रास्ता रोकने चाहता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी यहाँ पे फ्रीज हो जाती है, इवन की ज़ू किंग भी, क्योंकि यहाँ पे जो फेसलेस वुमेन है जो कि इस फोरबिडन जोन का ही एक बहुत ही खतरनाक सा हॉरर है, यहाँ पर वो ज़ू किंग की तरफ बढ़ती है। हाँ, एल्डर अपने बैरियर से खुद को बचा तो लेते हैं और उसे लग रहा था कि ज़ू किंग मारा जाएगा, लेकिन वो जो लेडी थी वो ज़ू किंग के पास आती है, एक कदम से ही सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ज़ू किंग का मतलब गला सूख चुका था, लेकिन ये जो फेसलेस फिगर्स थे ना, ये सब लोग आके ज़ू किंग को घूरते हैं, लेकिन फिर वो लेडी उसे पार करके चली जाती है। अब यहाँ पे वो लोग एल्डर के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वापस से गोल्डन बेल को प्रिपेयर करता है और कहता है कि आखिर ये लोग इस लड़के को मार क्यों नहीं रहे। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इन सारे फिगर में ना एक बंदा वो भी था जो कि ज़ू किंग का बचपन का मास्टर है, जो कि उसे पढ़ाता था और काफी अच्छा पर्सन था। यहाँ पर उसका फिगर देखकर ज़ू किंग को उनकी याद आती है। अब तभी यहाँ पर हम एक और फेस को देख पाते हैं, जो कि वही छोटी बच्ची थी जो कि मारी जा चुकी थी, और साथ ही वो सारे लोग भी थे जिनको बहुत ही अच्छे और प्रॉपर वे में इसने उनका फ्यूनरल किया था, यानी कि ज़ू किंग के जो पास्ट में किए गए अच्छे कर्म हैं, जो उसके गुड डीड्स हैं, आज वो उसके काम आ रहे हैं। यहाँ पे ये सभी लोग उसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद ये भूत बन चुके थे और इस एलियन टेंट का हिस्सा बन चुके थे, तो ये लोग उसे थैंक यू कहते हुए डिसअपीयर हो जाते हैं। ज़ू किंग जाते हुए कहता है कि पास्ट में मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुमने मेरी मदद की, शायद इसी को कर्मा कहते हैं, और जो भी है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर उस तिलिस्मान का यूज करते हुए और सीधा यहाँ पे जो जिंगलोंग सेक्ट है वहाँ पर रवाना हो जाता है, जहाँ जो सेक्ट एल्डर है वो सोच रहा था कि शायद अब तक तो उस लड़के का काम तमाम हो चुका होगा, लेकिन ज़ू किंग जो कि यहाँ पहुंच चुका था इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कहता है कि तुम लोगों ने ही मुझे उंगली की है और अब इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अब वो सीधा सबसे पहले जिंगलोंग सेक्ट का जो ट्रेजर पवेलियन है वहां पहुंच जाता है, और यहाँ जो भी उसके काम की होती है वो सारी चीजें रखते हुए कहने लगता है कि अगर मैं सब कुछ रख नहीं सकता ना तो मैं तुम्हें भी हासिल करने नहीं दूंगा। भाई फिर वो इस पूरे पवेलियन को ना आग लगा देता है। अब सभी लोग देखने लगते हैं कि आखिर ये काम किसका होगा। तभी हवा में इन्हें ज़ू किंग की बॉडी नजर आती है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अपने उस ब्लेड इंटेंट को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका था, और जैसे ही उसे मैनिफेस्ट करता है इनको पता चल चुका है कि अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब दो एल्डर्स हमारे ग्रैंड मास्टर ये भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब ये देखकर सभी लोग जिनगोंग शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड स्ट्राइक इसके हाथ समेत इसके शील्ड को ब्रेक कर देता है। इनके सेक्ट की धज्जियां उड़ चुकी थी और इतना बवाल करने के बाद ज़ू किंग चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर है वो आ चुका था, और जब वो सेक्ट का ये हाल देखता है तो वो कहता है कि क्या वो लड़का सच में वही चोजन बना है, और कैसे, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अब ये बिल्कुल पागल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ज़ू किंग लुजिया सिटी का जो टेलीपोर्टेशन एरिया है वहाँ पे पहुंच जाता है, और आते साथ ही सबसे पहले टोकन दिखाता है, और वो यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए कहने लगता है कि जिनगोंग सेक्ट हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी सीन के साथ हमारा आज का